गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। और जो विद्यार्थी पास्ट इंडेफिनिट को बनाना जानता होगा ट्रांसलेशन, और वो 11th क्लास में होगा या 12th क्लास में होगा, जो 2025 में एग्जाम देने वाला है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमको अब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तो वो व्यक्ति केवल इस सेंटेंस को बना दे और बना करके आंसर दे दे मेरे को, देखे और इसमें देखे कि क्या आंसर हो रहा है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जिस विद्यार्थी को लग रहा है कि नहीं, अभी हमें पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से मात्र 3 ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 3 साल, 4 साल, 5 साल का मैंने पेपर देखा है। हालांकि आई हैव अ लॉट एक्सपीरियंस, बट मैं बता रहा हूं कि जो इधर 4-5 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट से, वो बस 3 या 4 प्रकार के आ रहे हैं। हर साल उसी को रिपीट करता है। अब आप कितना ट्रांसलेशन जानते हो वो नहीं मायने रखता है, आप पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जानते हो वो नहीं मायने रखता है, आप ट्रांसलेशन बनाना रखते हो वो भी मायने रखता है। मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट यानी कि हिट कैसे करते हो। अगर क्वेश्चन को हिट करते तो क्या सही बना सकते हो। जैसे देखो ये सेंटेंस है कि विच इज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें 4 सेंटेंस लिखा गया है और आपको बताना है कि ये सेंटेंस में सबसे करेक्ट कौन है। एक इसमें से करेक्ट है, बाकी सब गलत है, या नहीं तो तीनों करेक्ट है। तो अब ये अगर देख रहे हो वीडियो तो आंसर दे दो, इसको आंसर दे दो, अपने मन में सोच लो कि इसका क्या आंसर होगा। पहला है कि सी हैड गोन टू पटना यस्टरडे, दूसरा है सी हैज गोन टू पटना यस्टरडे, और सी है सी वेंट टू पटना यस्टरडे, और डी है ऑल आर करेक्ट, यानी कि तीनों सेंटेंस सही है। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अगर ये आपका आंसर सही है, अब मैं बता रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं, अब देखो, अगर ये आंसर आपका मेरे अनुसार सही है तब तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप और मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही 3 आएगा, बस यही आपका 2025 में से इसी 3 में से कोई एक आएगा, उसी को मुझे बताना है। अगर आपको ये आ जाता है तो नो प्रॉब्लम। इसका आंसर जो होगा ये सी होगा। आंसर सी वेंट टू पटना यस्टरडे। क्यों होगा ये जान लीजिए। अगर सी हैड गोन टू पटना यस्टरडे तो आप कहेंगे कि वह कल पटना गई थी, तो आपका हिंदी तो बिल्कुल अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो इसे। लेकिन ग्रामर का रूल कहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कि आते हैं आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में, अन्यथा आपके कंपटीशन में जाते हैं, उसमें ऐसा लिखा गया है ग्रामर में आकि अगर पास्ट का टाइमिंग दिया हो, टाइमिंग पास्ट का यानी कि बीते हुए समय का टाइमिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को सिर्फ ओनली पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अगर आप दूसरे टेंस में बनाते हैं तो ग्रामर के अनुसार गलत है। तो आपके एग्जाम में ये आए हुए हैं, तो ये सी हैड गोन टू पटना यस्टरडे आपके अनुसार ये भी सही है। सी हैज गोन टू पटना, वह कल पटना गई है, बीता हुआ का, और ये भी सही है। लेकिन ये दोनों गलत है ग्रामर के अनुसार, ये सही होगा। तो अगर आपका सी अगर सही मारे होंगे, आपको लगा होगा कि सी सही है, तो फिर आगे पास्ट इंडेफिनिट देखने की जरूरत नहीं, आप मत देखिए। और जिसका ये गलत होगा वो 3 ही हम बताएंगे बस। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट का एकदम पोस्टमार्टम करने की मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं भूलेंगे, और यू हैव टू पावर, यू कैन टीच एनीवन, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो जानेंगे, हम ऑब्जेक्टिव पे ही बात कर रहे हैं। माइंड में पहले आप सेट कर लो बेटा कि आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले जानिए कि जिस हिंदी में ताथा लग जाए क्रिया के अंत में, ताथा, ती, थी और ते थे। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो एकदम कमजोर है, उनको मैं बता रहा हूं कि ता में था, ती में थी और ते में थे लग जाए क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में, अगर क्रिया के अंत में, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट जानेंगे। और दूसरी आप क्या जानेंगे कि जो सेंटेंस अधूरा हो। अब कहेंगे कि अधूरा सेंटेंस कैसे जानेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज। तो ये पहला स्टेप हो गया पहचानने का। दूसरा अधूरा, जैसे आपने कहा कि मैंने सुना, मैंने सुना,
तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में जो है कि मैं सुन चुका हूं ये नहीं लगा है, चाहे मैंने सुना हूं ये नहीं लगा है, अथवा मैं सुना था नहीं लगा है, चाहे मैं सुनूंगा, यानी कि जिसके अंत में न है दिखाई दे, न था दिखाई दे, न गागेगी दिखाई दे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इतना माइंड में सेट कर लो, ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे उसने कहा, तो उसने कहा ये पास्ट इंडेफिनिट है। और कोई भी, अब रूल देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का मतलब आपको समझना है, कोई भी सब्जेक्ट का मतलब आपको समझना है कि वो सिंगुलर हो या सिंगुलर, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका माइंड में सेट करना है कि वर्ब का टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है, यानी कि सब्जेक्ट हो तो सेकेंड फॉर्म रहेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट पहचान है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही डिड नॉट आता है तो V1। और ये डिड और V1 का संपर्क आपको याद करना है अगर आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केवल इसको लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं, दैट्स ओके, वो समझ लेते हैं कि यस, लेकिन ये नहीं सोचते कि डिड शब्द है तो V1, अगर कहीं भी डिड है, अगर यहाँ पे डिड शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद V1, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं कि अगर यहाँ पे डू हो चाहे डज हो तो यहाँ पे V1 होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस ये जानना है आपका रूल। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का रूल, सब्जेक्ट डिड नॉट V1, डिड अगर हो गया तो सब्जेक्ट V1। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में, इतना सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में, और सारा के सारा स्टूडेंट्स जानते हुए, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की कि जानते हुए, ठीक है। एक कहावत है ना कि मुझे खतरा का अंदाजा है लेकिन घर में दरवाजा नहीं है, और तुम्हारे घर में दरवाजा है तो तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। वही हाल है, तुम्हें जानकारी है लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये तुमको अंदाजा नहीं है। क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन था कि ब्लैंक था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ब्लैंक था और यहाँ पे यू लिखा हुआ था और यहाँ पे विद लिखा है, मी देयर, और इतने स्टूडेंट इसको गलती किए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रहा हूं कि क्लासरूम में बताया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आया था। ऑप्शन दिया था डू, दूसरा ऑप्शन दिया था आपका डिड, और तीसरा ऑप्शन दिया था आपका इज नहीं विल, और फोर्थ ऑप्शन दिया था वो। और इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट, यानी कि 100 स्टूडेंट अगर लिया जाए तो उसमें से 90 विद्यार्थी बिल्कुल गलत आंसर दिए थे। कारण ये नहीं है कि उनको टेंस नहीं आती थी, न प्रेजेंट न पास्ट इंडेफिनिट, कारण ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अन्यथा टेंस से रिलेटेड जिस बात पे उनको घमंड है, दे आर प्राउड कि मुझे टेंस क्या पढ़ना है, ये प्रॉब्लम उनको क्रिएट करता है कि यार हमें क्या पढ़ना है, हम तो बना ही लेंगे इस बात को, क्योंकि लेवल को थोड़ा सा ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब देखो उन्होंने अधिकतर स्टूडेंट आंसर डू दिया, कुछ स्टूडेंट ने डिड दिया, किसी स्टूडेंट ने विल भी दिया, वर्ब तो किसी ने दिया ही नहीं, 2 4 5 यानी कि 10% दिया विल, लेकिन इसका डी आंसर होगा क्योंकि वो भूल गए थे कि डू का यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो ये हो नहीं सकता। डिड का यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसको यूज नहीं देखे। विल का करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसलिए, और वर्ब का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं है, तो ये डी आंसर होगा। ये एग्जाम का है, 12th क्लास का है, क्वेश्चन 12th क्लास का है। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करें बहुत अच्छी तरह से।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टेप पे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम लोगों को मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव भी बात करेंगे। ट्रांसलेशन तो हम बना ही लेते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपके साथ होंगे। स्टेप नंबर 1 जो स्टेप है, स्टेप 1 या स्टेप नंबर 1 आप खूब अच्छी तरह समझिए। स्टेप नंबर 1 आपको ये जानना है, ठीक है, कि ये वर्ड हो, अगर इट इज टाइम दिया हो, चाहे इट इज हाई टाइम दिया हो, इट इज हाई टाइम, ये वर्ड देखिए, ये वर्ड आपके लिए एकदम रामबाण है। ये कितना भी आप तेज रहेंगे ना, इंटेलिजेंट रहेंगे, कितना भी आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग रहेगा, आप नहीं बना सकते। तो स्टेप 1 में ये देखिए, इट इज टाइम वी। अब यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है बेटा इस तरह से, इट इज टाइम देगा, इट इज हाई टाइम देगा। अब स्टूडेंट इस वर्ड को जैसे ही देखेगा इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब भी देखिएगा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इसमें कॉमन सेंस नहीं काम करना है। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। अगर पहले आपका लिखा हो स्टेप 1, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और यही आएगा, तो यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का कितना बड़ा जानकार है वो नहीं माने रखेगा। आपका बस ये माने रखेगा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम शब्द लिखा होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी लिखा हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि आंसर ये होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और इसका हिंदी होगा कि यही उचित समय है। इट इज हाई टाइम चाहे इट इज टाइम का हिंदी होता है यही उचित समय है। तो स्टेप 1 में देखिए कि शब्द को देखिएगा इट इज टाइम, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। एक दूसरा बात जो समझिए कि कभी कभी क्वेश्चन करता है स्टार्ट शब्द कभी भी रहे स्टार्ट, तो ये हमेशा इसके साथ V4 लगता है, स्टार्ट के बाद हमेशा V4 लगता है। ठीक, अब देखिए दूसरा स्टेप जो क्वेश्चन इस टेंस से आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, आई विश और इन केस दो शब्द हो, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो वर का प्रयोग करिएगा, हेल्पिंग वर्ब WERE वर्ब का यूज करिएगा। और तीसरा, अगर आपके वाक्य में यस्टरडे, लास्ट नाइट और एगो दिखाई दे दे, कुल मिलाकर के बीते हुए समय का बोध कराए, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे लास्ट नाइट हो, अथवा लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, इस तरह से। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर हम 3 सेंटेंस आपको देते हैं और ये तीनों सेंटेंस जो है किसी न किसी साल आपके आए हुए हैं, यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज नहीं करना है, ठीक ना, अपने थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, और आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और तीनों ये क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आपको कमेंट में देना है कि सी, पहला क्वेश्चन, हिम लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आंसर पहला है सी हैज सीन, दूसरा है सी विल सी, और सी आपका आंसर है सी सा, और डी है आपका सी हैड सीन। ये आपको आंसर देना है कमेंट में अगर आपको लग रहा है तो। दूसरा क्वेश्चन है आई विश आई अ किंग। इसका पहला क्वेश्चन है कि वाज होगा, दूसरा ऑप्शन है एम, और तीसरा है आपका वर, और तीसरा है हैड। ये आंसर देंगे। और डी आपका आंसर, सी आपका आंसर है जो कि आपको देना है पास्ट इंडेफिनिट से, जो कि आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ, आता नहीं, ये आया हुआ है ना, दे हिम चेयरमैन।
ये होगा इलेक्ट, बी है इलेक्टेड, सी है इलेक्टिंग और डी है विल इलेक्टेड। तो ये तीन क्वेश्चन है आपके पास्ट इंडेफिनिट से जो किसी न किसी से आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अगर ये क्वेश्चन आप तीनों आप बना लेते हैं तो आप समझिए कि 2025 में पास्ट इंडेफिनिट अब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह की एक अलग वीडियो मैं अगले दिन लाऊंगा। थैंक यू बेटा।